अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल फिज़िक्स स्टूडियो। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, आज हम सेकंड ईयर की जो फिज़िक्स है उसमें चैप्टर नंबर 12 के बारे में पढ़ेंगे। तो स्टूडेंट्स, आज का हमारा जो सेकंड ईयर फिज़िक्स का टॉपिक है इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में है। स्टूडेंट्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड की लाइंस ऑफ फोर्स से मुतालिक है। मैं आपको इससे पहले जो लेक्चर्स दिए हैं उनमें आपको इलेक्ट्रिक फील्ड की जो लाइंस ऑफ फोर्स है उसका कॉन्सेप्ट सारा दे चुकी हूँ। एक्चुअली ये लाइंस ऑफ फोर्स जो होती हैं रियल नहीं होती, इमेजिनरी होती हैं। और ये हमारा गैस होता है कि इस तरीके से लाइंस ऑफ फोर्स जो हैं वो मतलब एक फील्ड के अंदर एग्जिस्ट कर रही हैं। ये वर्चुअल होती हैं, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है वो इन्हीं फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड की लाइंस ऑफ फोर्स के बारे में है। इसमें हमने एक एरिया कंसिडर करना होता है, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं। आपको डायग्राम के अंदर नज़र आ रहा है कि एक लाइंस ऑफ फोर्स जो है वो किसी भी पॉजिटिव चार्ज की आउटवर्ड फ्लो कर रही हैं और हमने उनके अंदर एरिया जो है रखा है। तो एक इस एरिया में जितनी भी लाइंस ऑफ फोर्स पास कर रही होंगी इलेक्ट्रिक फील्ड की, उससे हम कहेंगे वो इस एरिया का फ्लक्स है, ठीक है। जैसे हम देख सकते हैं कि जो एरिया ए है उसके अंदर 4 लाइंस ऑफ फोर्स जो है पास हो रही हैं, तो उसका फ्लक्स जो होगा 4 होगा। सिमिलरली जो एरिया बी है उसमें से 2 लाइंस ऑफ फोर्स पास हो रही हैं, इसका जो फ्लक्स है वो 2 होगा। तो इसका मतलब है कि एक एरिया में से जितनी भी लाइंस ऑफ फोर्स पास हो रही हों हम कह सकते हैं कि वो उसका इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा। इस फ्लक्स को हम बेसिकली एक ग्रीक लेटर जो है फाई उससे शो करते हैं, ठीक है। तो फाई जो है यहाँ पे एरिया ए का फाई जो है वो 4 है और एरिया बी का जो फाई है उसकी वैल्यू 2 है, ठीक है। तो अब हम इसको मज़ीद देखते हैं आगे कि फ्लक्स जो है इसके किस तरीके से हम इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। इसमें आमतौर पे जब हम एरिया ले रहे होते हैं वो उस इलेक्ट्रिक फील्ड का, ये जो कोई भी फील्ड हो, कोई भी फोर्स फील्ड हो जिसकी लाइंस ऑफ फोर्स को हम शो कर सकते हो, उस फोर्स फील्ड के अंदर जो एरिया होता है एक्चुअली वो परपेंडिकुलर रखा हुआ होता है। तब वो फ्लक्स फाई की जो वैल्यू होती है मैक्सिमम होती है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो एरिया है वो उसके फील्ड के परपेंडिकुलर रखा हुआ है, ठीक है। तो मैक्सिमम लाइंस ऑफ फोर्स जो है इस केस में पास हो रही हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो एरिया ए है एक्चुअली एरिया ए की जो डायरेक्शन है वो इलेक्ट्रिक फील्ड की जो लाइंस ऑफ फोर्स है उसके पैरेलल में आ रही हैं। खुद एरिया ए जो है वो तो इलेक्ट्रिक फील्ड के लाइंस ऑफ फोर्स के परपेंडिकुलर है, लेकिन जो एरिया की डायरेक्शन है जहाँ पे ये ब्लैक कलर का आपको एरो नज़र आ रहा है, ये एरिया ए की डायरेक्शन है। यानी कोई भी सरफेस हो उसमें जो उसका एरिया की डायरेक्शन होगी वो सरफेस के परपेंडिकुलर होगा, उस सरफेस के नॉर्मल होगा। नॉर्मल का मतलब होता है परपेंडिकुलर, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सरफेस तो इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स के साथ परपेंडिकुलर है, लेकिन जो एरिया ए है, जो एरिया की डायरेक्शन है जो कि ब्लैक कलर के एरो से शो हो रही है, वो डायरेक्शन जो है वो इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स की डायरेक्शन के पैरेलल है। तो यहाँ पे हम इस एरिया की बात करेंगे कि जो एरिया होता है एक्चुअली वो परपेंडिकुलर होगा। अगर जो ये एरिया है वो यहाँ जैसे यहाँ पे शो हो रहा है कि एरिया जो है इस फील्ड की लाइंस ऑफ फोर्स के साथ पैरेलल में है और एरिया ए की जो डायरेक्शन है जो कि ब्लैक कलर के एरो से शो हो रही है वो इस लाइंस ऑफ फोर्स के परपेंडिकुलर होगी, ठीक है। तो उस केस में हमारे पास थीटा की वैल्यू जो है 90 है। पहले वाले केस में जो ई और ए के दरमियान जो एरिया था वो 0 था, दोनों एक दूसरे के पैरेलल थे। यहाँ इस केस में ई और ए जो है वो एक दूसरे के परपेंडिकुलर है और थीटा की जो वैल्यू है वो 90 होगा। तो चूँकि जो इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी है वो हम बात कर रहे हैं कि वो ई और ए पे डिपेंड करता है, ठीक है। यानी वो हमने फ्लक्स मैक्सिमम तब होगा जब एरिया परपेंडिकुलर होगा, ठीक है। यहाँ पे आपको साइन नज़र आ रहा है ई फाई इज इक्वल टू फाई ई से हम शो कर रहे हैं इसको इलेक्ट्रिक फ्लक्स ई ए, और ए का हमने वो कंपोनेंट लेना है जो कि ई के साथ परपेंडिकुलर होगा। तो यहाँ पे इसका जो साइन शो हो रहा है आपको, ये इसका परपेंडिकुलर का साइन शो हो रहा है। और अगर वो एरिया जो है वो इस केस में जैसे पैरेलल है तो एरिया का जो है पैरेलल का साइन जो है यहाँ पे शो हो रहा है आपको फाई इज इक्वल टू ई ए, और साथ हमने ए के साथ हमने पैरेलल का साइन साथ लगाया हुआ है, ठीक है। तो अगर एरिया परपेंडिकुलर होगा तो उस केस में फ्लक्स जो है मैक्सिमम होगा, और अगर एरिया पैरेलल में है तो उस केस में फ्लक्स जो है वो ज़ीरो है। जैसे आप यहाँ पर देख सकते हैं कि इसमें से एरिया जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के पैरेलल में है, तो कोई लाइन ऑफ फोर्स जो है एरिया में से पास नहीं हो रही। यहाँ पे फ्लक्स जो है वो ज़ीरो है, इसलिए फ्लक्स जो है वो ज़ीरो आएगा इसमें। और अपर केस में यहाँ पे एरिया को हमने फील्ड के साथ परपेंडिकुलर रखा हुआ है, तो मैक्सिमम लाइन ऑफ फोर्स पास हो रही है, तो यहाँ पे इसकी जो वैल्यू होगी वो मैक्सिमम आएगी, ठीक है। इसमें हम बात करते हैं यूनिट एरिया की। यूनिट एरिया का मतलब होता है ऐसा एरिया जिसका आंसर जो है वो 1 हो, 1 मीटर स्क्वेयर हो। यानी एक हमने ऐसा एरिया लेना है जिसकी लेंथ भी 1 मीटर हो और उसकी जो विड्थ है वो भी 1 मीटर हो। तो हम जब उस एरिया का उसका एरिया हम फाइंड करेंगे 1 मीटर इंटू 1 मीटर, 1 मीटर स्क्वेयर बनेगा, उसे हम कहेंगे यूनिट एरिया, ठीक है।
तो जब भी हमने किसी फोर्स फील्ड की बात कर रहे हो जहाँ पे हमने फ्लक्स फाइंड करना होता है तो हम उसके अंदर यूनिट एरिया की बात करते हैं। ऐसा एरिया जिसकी मैग्नीट्यूड जो है वो 1 मीटर स्क्वायर हो, तो उस यूनिट एरिया की हम और जो हमें ई की वैल्यू है या जो भी फोर्स फील्ड है उसके वेक्टर की और एरिया यूनिट एरिया ए के दरमियान हमने डॉट प्रोडक्ट लेना होता है। तो फाई इज इक्वल टू ई डॉट ए। ठीक है, तो ये एक स्केलर प्रोडक्ट बन जाता है। स्केलर प्रोडक्ट आप लोग जानते हैं, आप लोग पहले पढ़ चुके हैं, ये एक स्केलर क्वांटिटी होती है, वेक्टर नहीं होती इसमें। जब भी हम दो वेक्टर्स के दरमियान में डॉट लेते हैं तो उसका जो आंसर है वो स्केलर क्वांटिटी आती है। तो इसको इसको लिख सकते हैं फाई ई इज इक्वल टू ई डॉट ए या ई ए कॉस ऑफ थीटा। थीटा इज द एंगल बिटवीन द फील्ड लाइंस एंड नॉर्मल टू द एरिया। ये जो फील्ड लाइंस हैं, लाइंस ऑफ फोर्स हैं उनके, और जो एरिया हमने रखा है उसके नॉर्मल के यानी कि उसके परपेंडिकुलर के दरमियान जो एंगल होगा दैट इज़ थीटा। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है इसमें इसकी जो एक स्केलर क्वांटिटी है तो इसकी एसआई यूनिट क्या होगी, न्यूटन मीटर स्क्वायर ओवर कूलम। ठीक है, ये इसकी जो है वो यूनिट होगी न्यूटन मीटर स्क्वायर ओवर कूलम। यहाँ पे अगर एरिया मैं बता चुकी हूँ आपको कि अगर हमने एरिया को उस फील्ड के अंदर परपेंडिकुलर रखा है तो मैक्सिमम फ्लक्स होगा। अगर हमने एरिया को उस फील्ड के अंदर पैरेलल में रखा है तो ई और ए के दरमियान में एंगल 90 का है तो कॉस 90 जो है इसमें कॉस थीटा यूज़ हो रहा है, तो कॉस 90 जो है वो जीरो होता है, फ्लक्स हमारा मिनिमम होगा। और अगर जो है सरफेस जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ कोई सा भी एंगल बना रही हो, ना वो पैरेलल में हो ना परपेंडिकुलर में हो, बल्कि दरमियान में कोई सा भी एंगल बन रहा हो, तो फिर हमारा जो फ्लक्स होगा ई ए कॉस ऑफ थीटा आएगा। जितना भी थीटा की वैल्यू होगी उसको हम कॉस लेंगे और उसको हम ई और ए की मैग्नीट्यूड से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो वो हमारा फ्लक्स जो है वो मैक्सिमम के और मिनिमम के दरमियान में कोई वैल्यू जो है वो आएगी। ठीक है, ये हमारा फ्लक्स का हो गया। उसके बाद हमारा जो स्टूडेंट्स नेक्स्ट टॉपिक है हमारा आपकी बुक के अंदर 12.6 है हमारा टॉपिक है जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू ए सरफेस क्लोजिंग आ चार्ज। तो इसमें हमने एक सरफेस है, क्लोज सरफेस है, उसके अंदर चार्ज है, उसके उसका हमने फ्लक्स फाइंड करना है। जैसे आपको एक स्फेरिकल फॉर्म में एक सरफेस नज़र आ रही है, तो इसके अंदर चार्ज जो है पॉजिटिव क्यू है, जो इसकी लाइन्स ऑफ फोर्स हैं इलेक्ट्रिक फील्ड की जो लाइन्स ऑफ फोर्स हैं वो आउटवर्ड हैं। यहाँ पे हमने इसकी पूरी सरफेस के अंदर से फ्लक्स फाइंड करना है। पीछे हमने एक यूनिट एरिया की बात की थी जो कि एक छोटा सा एरिया था। यहाँ पे हमने स्फेरिकल फॉर्म में एक सरफेस है, उसके अंदर से हमने फ्लक्स फाइंड करना है। तो वो जो हमने फार्मूला पढ़ा है फाई इज इक्वल टू ई डॉट ए स्टूडेंट्स, वो हमारा एक यूनिट स्मॉल एरिया के लिए था। ठीक है, यूनिट एरिया की बात कर रहे हैं, स्मॉल एरिया की हम बात करें उसके लिए फार्मूला था। अगर इस तरह की बड़ी सरफेस हो तो उसमें से फ्लक्स फाइंड करने के लिए हम क्या कहते हैं, उस पूरी सरफेस को इस तरह के जैसे यहाँ पे एक वाइट कलर का पैच नज़र आ रहा है आपको एरिया का, इस तरह के पैचेस में पूरी सरफेस को हम डिवाइड कर लेते हैं। ठीक है, डिफरेंट एरियाज़ के पैच होंगे, सपोज हम उनके नाम रखते हैं डेल्टा ए वन, डेल्टा ए टू, डेल्टा ए थ्री एंड सो ऑन डेल्टा ए एन। हमने इसके पूरी सरफेस के एरियाज़ को छोटे छोटे एरियाज़ के एन पैचेस में हमने डिवाइड कर लिया। और फिर हम क्या करेंगे, हर एरिया के पैच में से हम फ्लक्स फाइंड करेंगे और फिर उन फ्लक्सेस को फाई वन फाई टू फाई थ्री जितने भी फ्लक्स होंगे सबको ऐड करके हम टोटल फ्लक्स जो है वो फाइंड करेंगे। ठीक है, तो हमने सपोज किया कि इस पूरी सरफेस को हमने डेल्टा ए वन, डेल्टा ए टू, डेल्टा ए थ्री एंड सो ऑन एन पैचेस में हमने एन एरिया के पैचेस में हमने इनको डिवाइड किया। और फिर हर एक का फ्लक्स जो है वो ई वन ई टू हर एक में से जो इलेक्ट्रिक फील्ड गुजर रहा है उसकी जो वैल्यू होगी, मैग्नीट्यूड होगी उसकी, वो ई वन ई टू ई थ्री एंड सो ऑन ई एन तक होगी। हर एक के लिए हमने फ्लक्स जो है अलग से फाइंड करना है। पहला फ्लक्स जो है डेल्टा ए वन का वो फाई इज इक्वल टू ई डॉट ए डेल्टा ए वन होगा। सेकेंड फ्लक्स जो होगा फाई टू वो ई टू डॉट डेल्टा ए टू होगा एंड सो ऑन। हर पैच का एरिया के पैच का हम फ्लक्स जो है फाइंड कर लेंगे। टोटल फ्लक्स जो होगा वो इन सब का सम होगा। तो फाई ई विल बी इक्वल टू ई वन डॉट डेल्टा ए वन प्लस ई टू डॉट डेल्टा ए टू प्लस ई थ्री डॉट डेल्टा ए थ्री एंड सो ऑन करके हम उसको आगे प्लस लगा के तो ई एन डॉट डेल्टा ए एन कर देंगे। ठीक है, और चूँकि ई जो है एक स्फेरिकल फॉर्म में है तो हर सरफेस का जो पैच होगा उसका डिस्टेंस जो होगा सेंटर के चार्ज से इक्वल है। ठीक है, तो उस उन हर एरिया के लिए जो इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी की वैल्यू होगी वो सेम होगी। तो हमने यहाँ पे ई वन ई टू लिखे है तो हम इन सबको ई के इक्वल कर देंगे। ई वन ई टू ई थ्री एंड सो ऑन ये सब ई के इक्वल होगा। और ई के जो फार्मूला है आपने पढ़ा है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू ओवर आर स्क्वायर। हम यहाँ पे जो है इसके अंदर एन यूनिट वेक्टर साथ नहीं लगाएंगे क्योंकि हम ई की मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं। तो फ्लक्स के अंदर चूँकि ये सारे ई की वैल्यू जो है वो सेम है तो हमने ई वन ई टू की जगह पे हमने सिंपल ई पुट कर दिया और फिर हमने ई को कॉमन ले लिया है। तो ब्रैकेट के अंदर डेल्टा ए वन प्लस डेल्टा ए टू प्लस डेल्टा ए थ्री एंड सो ऑन डेल्टा ए एन कर देंगे। और ये जो इन एरियाज़ का सम है एक्चुअली वो इस पूरे स्फेरिकल सरफेस का जो टोटल एरिया है वो होगा। और एक स्फेयर का जो एरिया होता है उसका फार्मूला होता है 4/3 पाई आर क्यूब।
ठीक है। तो वॉल्यूम जो है इसका वो होता है 4/3 पाई r क्यूब। जो एरिया होता है इसका फार्मूला होता है 4 पाई r स्क्वायर। ठीक है। तो यहाँ पे हम इसके एरिया की जो है फार्मूला पुट करेंगे, और 4 पाई जो है वो कैंसिल आउट हो गया, आर स्क्वायर भी कैंसिल आउट हो गया। तो हमारे पास जो एक्चुअल रिजल्ट इसका आता है फ्लक्स का, वो Q/ε0 आता है। एप्सिलॉन नॉट क्या है आप पहले पढ़ चुके हैं, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस है। ठीक है। कि अगर हमने मीडियम जो है फ्री स्पेस लिया है तो उस केस में जो परमिटिविटी की वैल्यू है वो हम यहाँ पुट करेंगे। और यहाँ पे Q/ε0 जो है फ्लक्स, इसका फ्लक्स जो है क्लोज सरफेस आ गया है। तो अगर इस टाइप की शेप हो कि स्फेरिकल फॉर्म में ना हो, तो फिर भी हमारा जो है हर स्मॉल पैचेज में डिवाइड करके हमने इस चार्ज का जो है वो फ्लक्स, हर हर एरिया के पैच में से फ्लक्स हम फाइंड कर लेंगे, फिर हमको ऐड कर लेंगे तो टोटल फ्लक्स जो है वो आ जाएगा। और अगर इस तरह का केस हो कि हमारे पास एक क्लोज सरफेस है, उसके अंदर एक चार्ज नहीं है बल्कि डिफरेंट चार्जेस हैं, सपोज Q1 Q2 Q3 एंड सो ऑन Qn, तो इस तरह के चार्जेस हों तो हमने हर चार्ज की वजह से जो फ्लक्स पैदा हो रहा है वो तमाम तमाम पैचेस के अंदर जो फ्लक्स गुजर पास हो रहा है उनको सबको ऐड कर लेंगे। Q1 का ऐड कर लेंगे, फिर Q2 का फाइंड कर लेंगे, Q3 का फाइंड कर लेंगे, और फिर हम बाद में हर चार्ज की वजह से जो फ्लक्स हम प्रोड्यूस हो रहे हैं उन तमाम फ्लक्सेस को ऐड कर लेंगे। तो इस तरीके से हम टोटल फ्लक्स जो है वो फाइंड करेंगे। तो आई थिंक स्टूडेंट्स आपको ये जो है टोटल फ्लक्स जो है वो किस तरीके से हम फाइंड करते हैं थ्रू अ क्लोज सरफेस, और फ्लक्स का सारा कॉन्सेप्ट जो है वो आपको क्लियर हो गया होगा। तो आगे जो हमने नेक्स्ट जो लेक्चर में हम पढ़ेंगे गासेस लॉ, वो एक्चुअली इसी फ्लक्स से ही रिलेटेड है कि फ्लक्स जो है क्लोज सरफेस है और उसमें डिफरेंट चार्जेस हैं, और उसके अंदर हमने जो है सपोज Q1 Q2 एंड Q3 डिफरेंट चार्जेस हैं। हर एक का फ्लक्स जो है Q1/ε0 और Q2/ε0, तमाम फ्लक्स को हम ऐड करेंगे और इसके अंदर 1/ε0 जो है हम कॉमन ले लेंगे। तो ब्रैकेट के अंदर Q1 + Q2 + Q3 एंड सो ऑन आएगा। इन तमाम जो चार्जेस हैं इनका सम जो है कैपिटल Q होगा, और कैपिटल Q जो है वो टोटल चार्ज होगा। ठीक है। तो फ्लक्स जो होगा इक्वल होगा 1/ε0 मल्टीप्लाई टोटल चार्ज। ठीक है। तो ये फ्लक्स जो है, ये सारा फ्लक्स जो हमने फाइंड किया, यही एक्चुअली गासेस लॉ है। ठीक है। तो हम इससे मुतालिक जो है गासेस लॉ को मज़ीद आगे तफसील से और जो उसकी एप्लीकेशन हैं वो आगे नेक्स्ट लेक्चर में हम सुनेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, उम्मीद है आपको ये क्लियर हो गया होगा। इसको आप बार बार देखें, इसको पढ़ें बुक से, और इसको अच्छी तरह तैयार करें, और इस वीडियो को लाइक भी करें क्योंकि मैं आप लोगों के लिए इतनी मेहनत से वीडियो बनाती हूँ। ठीक है। और जिन स्टूडेंट्स ने इस चैनल को सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया, प्लीज़ वो इसको सब्सक्राइब करें, और बेल आइकन को इसको जो बटन लगा हुआ है आपके नीचे उधर, इस यहाँ पे वीडियो का लिंक दिया हुआ है, इसको प्रेस करें। ठीक है। ताकि जो भी आपसे आपके लेक्चर से मुतालिक वीडियो मैं अपलोड करूँगी तो वो आपको फ़ौरन से मिल जाए। ठीक है स्टूडेंट्स, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।